मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नए साल में आपको बनाना है एक परफेक्ट पोर्टफोलियो, तो कुछ खास बातों का रखना है ख्याल। कुछ ऐसे मेन इवेंट्स जिनको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पोर्टफोलियो प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे नए साल में भी किसी भी बाजार की स्थिति में आप अपने लिए एक बेहतरीन मुनाफा कमा सकें और बाजार के इस अनिश्चित काल में बने रहें। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, परिचय करा दे। हर्षवर्धन रुंगटा, सीईओ रुंगटा सिक्योरिटीज, और विकास पुरी, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स। हर्षवर्धन और विकास दोनों का स्वागत करते हैं हम आज मनी गुरु के खास कार्यक्रम में। दोनों को ही नव वर्ष की बहुत बधाइयां हम दे रहे हैं। और क्योंकि नया साल है, नए निवेश की तैयारी कई लोग कर रहे होंगे, तो ऐसे में हर्षवर्धन शुरुआत आपसे करें। साल 2023 थोड़ा सा एक 22 से ही हम मान सकते हैं कि एक माहौल बनना शुरू हो गया था, और कुछ ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं इनफैक्ट, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो हम साल 2023 में भी देख पाएंगे। तो बेसिकली नए साल में कौन सी जगहों पर या कौन से इवेंट्स पर रहे नजर? वेल स्वाति, अगर आप 2022 के जो कंसर्न्स थे, जो मार्केट को हमेशा एक एज पे रखते थे, वो एसेंशियली क्या थे? हाई इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनली ग्लोबली इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, रशिया यूक्रेन जैसा वॉर का सिचुएशन है, ये सारी चीजें ना 2023 में भी कंटिन्यू हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज 2022 में खत्म हो गई और हम एक फ्रेश कोई इश्यूज को हैंडल करने की 2023 में देख रहे हैं। और अगर रिसेशन की बात कर रहे हैं, तो आईएमएफ ने ऑलरेडी कह दिया कि 1/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन की एक्सपेक्टेशन है। तो अगर रिसेशन का जैसा माहौल होता है, तब ऑब्वियसली थोड़ा तो असर हमें आएगा। सो इंडिया अदरवाइज स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन जब इंटरनेशनली इतना माहौल खराब होगा, तो आपको थोड़ा असर तो हमारे इंडियन मार्केट में भी दिखने मिलेगा। आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो जो हायरिंग है वो कंप्लीटली बहुत ज्यादा कम हो गई है, और फ्रेश हायरिंग के जो नंबर्स है बहुत ही कम है। तो ऐसे में अगर कोई भी एक इन्वेस्टर है जिनको ऐसे लगता है कि रिसेशन की वजह से हो सकता है पे कट्स भी हो या जॉब लॉस हो, तो ये सारी सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। और बेटर है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, इंडिया बहुत स्ट्रांग दिख रहा है अदरवाइज, लेकिन अगर ऐसा कुछ माहौल होता है तो आपको अपने लिए तैयारी जरूर करके रखनी चाहिए। बिल्कुल, तैयारी भी हम कराएंगे दर्शकों की। एक क्विक कमेंट शुरुआत में विकास आपसे भी। बेसिकली कैच 22 सिचुएशन में कई लोग यहाँ पर फंस गए 2022 में। 23 में भी उसको तैयार रहने की जरूरत है उस पूरी सिचुएशन से। कुछ इवेंट्स की यहाँ पर बात की, और बढ़ती महंगाई ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि जब निवेश की प्लानिंग नए साल में अब निवेशक कर रहे होंगे, तो इस एक बहुत बड़े फैक्टर को ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी, अपार्ट फ्रॉम राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो। जी स्वाति, धन्यवाद। सो स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि इन्फ्लेशन जब बहुत हाई हो गई, सेंट्रल बैंक्स ने काफी सारा जब पैसा प्रिंट किया अपने अपने करेंसी में, तो इन्फ्लेशन हाई हुआ। इन्फ्लेशन हाई को कर्व करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिए। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो कंजम्पशन पे इम्पैक्ट आता है, बिकॉज लोग महंगे, उनके ईएमआईज महंगे होना शुरू हो जाती है, चाहे वो घर की हो, चाहे गाड़ी की ईएमआईज हो, पर्सनल लोन्स हो। तो लोग अपना डिसीजन जो है वो थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं कि अगर इंटरेस्ट अभी ईएमआईज बहुत हाई है तो थोड़ा वेट करते हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो ही हम करेंगे। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर आप देखेंगे, मेटल्स और कमोडिटीज में जो बहुत हाई प्रेशर था वो थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, बट वो गया नहीं है, जैसे हर्ष जी बोल रहे थे। तो बहुत कैरिड अवे होने की जरूरत नहीं है, बट हमें एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही सहजता के साथ इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहिए इस साल में, इस साल की शुरुआत में। हालांकि एक छोटा सा फिगर दूंगा कि 2,75,000 करोड़ के आसपास का एफआईएस का पैसा निकल गया, लेकिन इंडियन मार्केट पिछले साल लगभग 4% प्लस रही। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसमें रिटेल निवेशकों का बहुत बड़ा योगदान है। अब ये समय है कि रिटेल निवेशकों को अपनी पेशेंस नहीं खोनी है, बिकॉज पिछले 5-6 महीने में कोई अच्छा रिटर्न नहीं बना उनका। तो ये समय है कि अपना एसआईपी या जो भी आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कंटिन्यू करिए, कैरिड अवे मत होइए। और धीरे धीरे जैसे आपका ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर नीचे आएगा तो सेंट्रल बैंक्स रेट्स को भी कट करेंगी, तब जाके कंजम्पशन थोड़ी सी बूस्ट अप भी हो सकती है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला समय थोड़ा सा ठीक होगा। लेकिन आप कोई बोले कि एकदम कैरिड अवे होके और एकदम से आप इन्वेस्ट कर दीजिए, तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हर्षवर्धन, अब ऐसे भी किसी भी सिचुएशन से पार पाने के लिए कुछ
हथियार निवेशकों के पास होते हैं, कह सकते हैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको इस्तेमाल करके वो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से निकल पाए। तो मोटा मोटी हम डिटेल में डेफिनेटली बात करेंगे, वो ऐसे 4 या 5 स्ट्रेटजीज या 4 या 5 ऐसी तैयारी जो हम कह सकते हैं 2023 की, वो किस रूप में रहे? बाकी अगर मैं बताऊं कि 2-3 चीजें अगर बेसिक्स हैं जो हमने कई बार इस शो पे बात की है, लेकिन हम अभी भी जब इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो देखते हैं तो इन बातों में, इन पॉइंट्स पे हम देखते हैं कि इतना तवज्जो नहीं दिया गया है। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो अभी साल की बिगनिंग है, हमें एक ओपनिंग समझ में आ गई है कि किस तरह से इकोनॉमी की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 3 चीजें मैं एकदम एम्फोसाइज करूंगा कि आप ध्यान दें और फिर हम उनकी बारीकियों में जाएंगे। तो पहला है कि आपका कंटिंजेंसी फंड और इमरजेंसी फंड जो आपको बनाना होता है, अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है, प्लीज समझिए कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। कोविड के दौरान मार्च 2022 में जब अचानक लॉकडाउन हो गया था, सैलरी लोगों की क्रेडिट नहीं हो रही थी, लोगों ने अपने जॉब खोए थे, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा था, तब सबको समझ में आ गया था कि कोई भी एक इमरजेंसी आती है तो हमारे पास 3 से 6 महीने जितना जो हमारा खर्चा है उतना पैसा आपके हाथ में लिक्विड फॉर्म में रहना चाहिए। तो ये नहीं कि आप घर में रखें, लेकिन आप एक लिक्विड फंड या ऐसे कोई डिपॉजिट करें जहां पे आप जब चाहें उसे पैसे निकाल सकें। रिटर्न्स नहीं भी ज्यादा मिला तो इट्स ओके, लेकिन आपको लिक्विडिटी होनी चाहिए अप टू 3 months to 6 months ऑफ योर एक्सपेंसिव। तो एक इमरजेंसी फंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो आपके इंश्योरेंसेस का ध्यान रखना है। लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्टिकुलरली हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूंगा क्योंकि जो मेडिकल ट्रीटमेंट के जो कॉस्ट है वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, वो कोई 6-7% की इन्फ्लेशन रेट से नहीं बढ़ रहे हैं। मेडिकल इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई है और एक आध छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन होता है आपका कोई कारण से, तो उसके खर्चे लाखों में जा रहे हैं। तो अगर आपके पास एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसे एक बहुत ही प्रायोरिटी एजेंडा आइटम लेके अपने उसको बैठ के उसको उसको फिनिश करें। ये नहीं कि मैं चलते चलते कर लूंगा, ठीक है मैं आगे कर लूंगा, ऐसा ना करें, क्योंकि कोई भी एक हॉस्पिटलाइजेशन आपको एक्चुअल फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल सकता है। लाइफ इंश्योरेंस ऑफकोर्स उतना ही जरूरी होता है, लेकिन हेल्थ पे मैंने ज्यादा तवज्जो दिया इसी कारण से क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटीज हम आगे देख रहे हैं। कोविड फिर से फैलने की बात हो रही है, भगवान ना करे ये फैले, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपके पास इनफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। तीसरा जो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके लोन्स। अगर आपके पास कोई भी लोन है, होम लोन, कार लोन, कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड लोन है, तो उस पर आप ध्यान दें। जो ब्याज दरें पहले 6.5% से आपको घर का होम लोन मिलता था, आज वो 8.5-9% आसपास जा चुका है। तो आपका जो इम्पैक्ट है आपके टेन्योर पे, लोन का या तो ईएमआई बढ़ा होगा या आपका लोन का टेन्योर बढ़ गया होगा। अगर लोन का टेन्योर बढ़ा है तो भी आपको भरना है वो पैसे, उतने ज्यादा साल भरना है और उतना ही ब्याज का बर्डन आपके ऊपर आता है। तो छोटी चीजों का ध्यान रखिए। ईयर एंड पे आपके अगर कोई बोनसेस आते हैं, वो बोनस आप यूज कर सकते हैं पूरा का पूरा पार्ट प्रीपे करने के लिए आपके होम लोन की। अगर आप उसे पार्ट प्रीपे करते हैं तो बहुत ज्यादा आपका जो टेन्योर है उस पर असर आएगा। एक और हैबिट आप होम लोन को लेके कर सकते हैं कि हर साल का कोशिश करिए कि जहां आप 12 ईएमआई भर रहे हैं, अगर हो सके तो एक एक्स्ट्रा ईएमआई भरिए, तो 13 ईएमआई भरिए, 13 ईएमआई इन अ ईयर। आप अगर ऐसा करते हैं तो एंड का जो आपका टोटल लोन टेन्योर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट बर्डन कम होगा। अगर आप लाइफस्टाइल लोन ले रखे हैं, जैसे आपका पर्सनल लोन हो गए, आपके हॉलीडे पे गए थे तो आपने लोन लेके गए हैं, तो प्लीज उसे पहले क्लोज करिए, क्योंकि ये सारी चीजें आगे जाते हुए अगर कोई रिसेशनरी माहौल होता है तो आप पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आएगा। तो आई थिंक ये 2-3 चीजें अगर आप हैबिट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसे सही कर लेंगे तो आपके आगे जाते हुए आपको अगर कोई तकलीफ आती है तो आपके फाइनेंसिस पे इतना ज्यादा स्ट्रेन आपको नहीं आए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली हर्षवर्धन, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर्सनल फाइनेंस का छुआ है यहाँ पर, वो भी साल की शुरुआत में। हम जानते सब हैं लेकिन उसको रिविजिट नहीं करते हैं। तो इमरजेंसी फंड उसको बनाना बेहद जरूरी है, इंश्योरेंस प्लानिंग करें और साथ ही साथ जितना से जल्दी हो कर्ज के मर्ज से दूर हो जाए, क्योंकि इस 1 साल में ही हमने देखा कि ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ आपकी ईएमआई में भी कम से कम 2% तक की बढ़ोतरी तो आपने फील की ही होगी और उसका असर सीधा आपके जेब पर पड़ा है। ये हमने एसेंशियल्स की बात की। विकास, जब हम ब्याज दरों की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली लोगों के मन में है कि डेट का निवेश अब नए साल में कैसा होगा। राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो में अभी डेट में कैसे मौके आपको नजर आ रहे हैं?
तो स्वाति, जब इन्वेस्टिंग की बात होती है तो हम सभी इन्वेस्टर्स को ये बोलते हैं कि आपका पहला जो मापदंड होता है वो होता है कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। तो उसके बेसिस पे आप डेट और इक्विटी में अपने पोर्टफोलियोज को डिवाइड करिए और एक साइंटिफिक अप्रोच लेके चलिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत हाई रिस्क ले सकते हैं तो वो 80-20 कर सकते हैं कि 80% इक्विटी 20% डेट, या 70-30 कर सकते हैं, या 60-40 कर सकते हैं। नाउ जैसे हर जी बोल रहे थे कि इमरजेंसी एंड कंटिजेंसी फंड, तो टिपिकली डेट फंड जो होता है वो इन्हीं सब चीजों के लिए होता है कि आप उसमें अपनी पार्किंग करिए। अच्छी बात यह है कि जहां हमारे ईएमआईज और ये सब बढ़ रहे हैं, वहां पे अगर डेट फंड्स की यील्ड देखेंगे वो भी बढ़ गई है। तो अभी अभी अगर आप लॉन्ग टर्म का देखते हुए, क्योंकि अभी 1-2 इंटरेस्ट रेट हाइक और आ सकता है यूएस में, बट अगर आप आज की तारीख में देखेंगे तो शॉर्ट टर्म या फ्लोटिंग रेट फंड्स ऐसे हैं जो 7% प्लस का वाईटीएम या यील्ड टू मैच्योरिटी दे रहे हैं आफ्टर एक्सपेंसेस। तो हमारा यही बोलना होगा अब सभी इन्वेस्टर्स से कि आप अपना डेट को इग्नोर मत करिए। ये अच्छा टाइम है जब आप डेट में निवेश कर सकते हैं। अब सबसे अच्छी चीज देखिए, जनवरी में आप हैं 2023 में, और यदि आप 33 से 34 महीने तक डेट में बने रहते हैं तो आपको 4 साल का इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो लगभग आपकी ये 7-7.25% की रिटर्न टैक्स फ्री हो सकती है, विच इज वेरी गुड। तो एक तो ये अपना साइंटिफिक अप्रोच लेके चले कि ऐसा जैसे अब थोड़ा सा बाजार गिरा तो आप अगर आपने अपना 70-30 या 80-20 एक रेशो बना रखा है, उसको ब्रीच मत करिए, मेंटेन दैट रेशो। और डेट साइड में आप अभी फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट फंड्स है या आप शॉर्ट टर्म फंड्स है, ऐसे फंड्स में आप करिए। इनफैक्ट आर्बिट्राज कैटेगरी एक होती है जहां पे आपका 2-3 साल का अगर टाइम होराइजन नहीं है तो 1 से 2 साल के लिए भी आप पैसा रखना चाहते हैं तो आर्बिट्राज फंड आपको एक सेफर एवेन्यू देते हैं विद वेरी लेस टैक्सेशन। सो अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप 365 डेज एंड अबव रखते हैं तो 10% का टैक्सेशन है उसमें, और स्प्रेड्स भी अच्छे हो गए हैं आर्बिट्राज फंड के। तो स्वाति, अगर आर्बिट्राज फंड आपको 6-6.25% की भी अगर रिटर्न दे सकता है यहाँ से एक साल की, और उसमें अगर 10% टैक्सेशन भी चला गया तो भी आपका पोस्ट टैक्स 5.5-6% रिटर्न छूट सकता है, विच इज अगेन अ गुड ऑप्शन। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिए कि आपका जो एक पोर्टफोलियो का वो डिजाइन है वो आपके जो रिस्क एपिटाइट है उसके दायरे में रहना चाहिए, और उसके हिसाब से करिए। यदि इक्विटीज आपका डाउन है तो जरूरी नहीं कि डेट को आपने कट डाउन करके इक्विटीज में डालना है, आप फ्रेश मनी इक्विटीज में डालिए। और अदर वे राउंड है कि इक्विटीज का एक्सपोजर बहुत हाई हो गया है तो इक्विटीज में थोड़ा होल्ड रखें, डेट का कंपोनेंट बढ़ाते जाइए यदि आपका कैश फ्लोज कंटिन्यू चल रहे हैं तो। बिल्कुल। तो ये तो डेट में स्ट्रैटेजी रही। इक्विटी में स्ट्रैटेजी की बात करना बेहद जरूरी है क्योंकि एसआईपीज कई लोगों की चल रही है, मन में उनके डर है कि कहीं बाजार में ज्यादा करेक्शन हुई, उतार चढ़ाव हुआ तो उनके निवेश का क्या होगा। नए साल में इतनी ज्यादा अगर अनसर्टनिटीज की हम बात कर रहे हैं तो इक्विटी में स्ट्रैटेजी कुछ बदलनी चाहिए, हर्षवर्धन? वेल स्वाति, इनफैक्ट मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करूंगा जो आज ही मैंने एक इन्वेस्टर से बात की थी। रिटेल इन्वेस्टर है, तो उन्होंने कहा कि 2-3 महीने से उन्होंने एसआईपी बंद करके रखी क्योंकि मार्केट बहुत हाई था। तो पहली बात, आप अपना एसेट एलोकेशन प्लान जब बनाते हैं, जैसे विकास जी ने कहा कि पहला स्टेप आपका ये है कि एसेट एलोकेशन बनाना है, तो आपने इक्विटी डेट को डिसाइड कर लिया कितना आपका इक्विटी में जाएगा, कितना डेट में जाएगा। अब वो रेशियो से आप बदलाव नहीं करते डिपेंडिंग ऑन मार्केट साइकिल, क्योंकि आपके गोल्स के हिसाब से आपने एसेट एलोकेशन बनाया है। अब आपने अगर एसआईपी से इन्वेस्ट करना शुरू किया है तो पहले आपको ये समझना है कि आप एसआईपी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि मार्केट ऊपर नीचे करते रहेगा, और जब आप मार्केट ऊपर जाता है एसआईपी बंद कर देंगे, या जब मार्केट गिरता है तब एसआईपी बंद कर देंगे, तो आपका जो एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट था वो तो पूरा ही मिस कर दिया आपने। तो पहली चीज सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, बहुत बेसिक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इतने लोगों से रिटेल इन्वेस्टर से कभी मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि एसआईपी बंद कर दी तो मार्केट गिरा हुआ था, आज मैंने सुना मार्केट बढ़ा हुआ था तो उन्होंने एसआईपी बंद कर दी। तो पहली चीज सभी को ये समझना है, हम एसआईपी बंद नहीं करेंगे, अगर मार्केट ऊपर है तो भी, मार्केट गिरा तो भी। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, हम एसेट एलोकेशन पे बहुत ही ज्यादा फोकस रखेंगे। अगर कोई वैल्यूएशन चेंज होती है, मार्केट मान लीजिए बहुत ज्यादा क्रैश होता है अगर, तो आपकी इक्विटी वैल्यूएशन कम होती है तो आप डेट बेस से थोड़ा इक्विटी में रीबैलेंसिंग करेंगे। इक्विटी का पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, देखते हुए कि आगे वॉलेटिलिटी रहने वाली है, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि 50% आपका जितना इक्विटी एलोकेशन है उसका 50% आप लार्ज कैप में रखें, 30% मिड कैप में और 20% वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स में डालें। तो आपका एक्सपोजर भी है मिड कैप में। लार्ज कैप अगर कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो को संभालेगा, बिकॉज दैट इज बेटर इक्विप्ड टू मैनेज वॉलेटिलिटी। मिड कैप में थोड़ा अल्फा जनरेट करने की आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और वैल्यू ओरिएंटेड फंड वैल्यू देखते हुए अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे।
तो इस तरीके से अगर आप अपना अप्रोच रखते हैं, मार्केट गिरेगा तो घबराना नहीं है, क्योंकि आपके गोल्स लॉन्ग टर्म है और आपने एसेट एलोकेशन प्लान बना रखा है। तो आप बने रहें डिसिप्लिन बना के, और मार्केट लेवल से चिंता ना करें, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे होगी, तो आप निश्चिंत होकर इक्विटी पोर्टफोलियो भी मेंटेन कर पाएंगे। कुछ ऐसे फंड्स इक्विटी कैटेगरी से हर्षवर्धन आपकी पसंदीदा? यस, अगर हम लार्ज कैप, मिड कैप और वैल्यू यूनिट जो मैंने सेगमेंट्स बताए हैं, अगर उस पर बात करें तो लार्ज कैप में ऑब्वियसली इंडेक्स ओरिएंटेड हमारा अप्रोच रहेगा, तो उसमें एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड ये एक ऑप्शन है। और अगर आप रेगुलर स्टैंडर्ड इंडेक्स लेना चाहते हैं जो इंडेक्स को रेप्लिकेट करें, नॉट इक्वल वेट, तो एचडीएफसी, एसएनपी, बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड ये लार्ज कैप कैटेगरी का हो गया। मिड कैप में मैं आपको दोनों ऑप्शंस दे रहा हूं, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ये होगा एक एक्टिवली मैनेज मिड कैप फंड, और निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ये है पैसिव, तो पूरा का पूरा 150 इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। अगर हम वैल्यू ओरिएंटेड सीरीज की बात करें तो आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड ये एक चॉइस है जो इन्वेस्टर कंसीडर करते हैं। ओके, एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं। ब्रेक के बाद निवेश की एसटीपी स्ट्रैटेजी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, बाजार के उतार चढ़ाव में ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, इस पर भी चर्चा हम करेंगे आगे हमारे म्यूचुअल फंड गाइड सेगमेंट में। बने रहिए हमारे साथ। बात करते हैं अब सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की और कैसे काम करता है बाजार के उतार चढ़ाव में, ये क्या आपको ये स्ट्रैटेजी नए साल में अपनानी चाहिए। हमारे साथ बने हुए हैं खास मेहमान हर्षवर्धन रुंगटा और विकास पुरी। विकास, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, कई बार ऐसा कहा जाता है कि बाजार में अगर थोड़ा बहुत उथल पुथल है तो आप एसटीपी के जरिए निवेश करें, आपको फायदा होगा। इसलिए ये मैं समझना चाहती हूँ आपसे कि उतार चढ़ाव भरे बाजार में एसटीपी कैसे काम करता है। सो एक थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए कि सिप जो होती है वो होती है कि आप एक सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपका पैसा बैंक अकाउंट में वहां से ट्रांसफर होकर फंड में जा रहा है हर महीने। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान कब यूज में आता है कि जब आपके पास में लमसम पैसा पड़ा हुआ है और वो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में ना रख के किसी भी म्यूचुअल फंड के जो आप स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो उनके लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड कैटेगरीज होती हैं, उसमें आप पार्क कर दीजिए। तो आपका जो लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स है वो आपको सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा अधिक रिटर्न दे देंगे। सबसे पहले तो वो हो गया। फिर वहां से वो जो फंड है आप उसके टारगेट जो आपका इक्विटी फंड है उसमें आप उसको सिस्टमेटिकली ट्रांसफर करिए। वो सिस्टमेटिक ट्रांसफर वीकली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है। सो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए मैं 3 फंड का नाम लेता हूं कि अगर हम एक एक्टिव डाइवर्सिफाइड फंड्स लें, सो एचडीएफसी फोकस 30 फंड है फोकस्ड फंड कैटेगरी में, तो आप एचडीएफसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड होता है जो आपका लिक्विड फंड कैटेगरी या लिक्विड प्लस कैटेगरी जो बोलते हैं उसमें आ गया, तो उसमें आपको 5-6% का तो रिटर्न आ जाएगा। और आप वीकली या मंथली एक अमाउंट डिसाइड कर लीजिए, वो एक बार आपने ट्रिगर कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली वो वीकली या मंथली बेसिस पे पैसा एचडीएफसी फोकस में चलता रहेगा। या जैसे वैल्यू फंड की बात की तो एसबीआई कॉन्ट्रा इज ऑल्सो गुड फंड, तो एसबीआई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में वो लमसम डाल दिया। तो मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपया है तो एसबीआई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में वो 1 लाख रुपया डाल दिया और ये डिसाइड किया कि मुझे वो 6 महीने में एग्जॉस्ट करके एसबीआई कॉन्ट्रा में डालना है। तो आप उतने वीक्स का अगर करना चाहते हैं तो वीक्स में डिवाइड करके तो हर वीक वो पैसा थोड़ा थोड़ा उसमें जाता रहेगा। तो गुड पार्ट इज कि वो जितनी भी मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है वो उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, एवरेजिंग ऑफ यूनिट्स हो जाता है। थर्ड क्या है कि मान लीजिए 6 महीने की एसटीपी की और 3 महीने के बाद बाजार कुछ बड़ी गिरावट दिखा गया, जहां पे 15% का या 10-15% का गिरावट हो गया, आपको 6 महीने तक वेट करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा लमसम पैसा जो है वो अपना स्विच भी कर सकते हैं। तो एसटीपी भी आपकी चल रही है, आप स्विच भी कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि 6 महीने तक ही वेट करना, हो सकता है कि आपका 4-4.5 महीने में पूरा पैसा डिप्लॉय हो जाए आपके टारगेटेड इक्विटी फंड में। तो एसटीपी एक बहुत अच्छा टूल है जहां पे आपके पास लमसम पैसा पड़ा है, आप अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे, यू विल टेंड टू स्पेंड। उससे अच्छा आप एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में पार्क कर दीजिए, उसी फंड हाउस के जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है। और हर एक फंड हाउस के पास में लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड कैटेगरी के फंड्स होते हैं, उसमें पार्क करके आप वीकली या मंथली एसटीपी, वी विल रिकमेंड कि आप वीकली एसटीपी करिए। अमाउंट को इस तरीके से करिए कि आप 4 या 5 महीने में उसको, अब जैसे बजट एक इवेंट आ रहा है या कोई ग्लोबल जो वॉलेटिलिटी चल रही है, उसको केटर करने के लिए अगर आपको लगता है कि अभी कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा नहीं है, तो आप 4 या 5 महीने में
तो 4 से 5 महीने का एसटीपी कर दीजिए, और बीच में कोई बड़ी गिरावट आई तो स्विच भी कर सकते हैं। ओके, तो ये एक स्ट्रैटेजी है जिसको आप अपना सकते हैं। ये तो हम जब भी अनसर्टेनिटी है बाजार में, उस पे भी एक स्ट्रैटेजी इसको हम कैरी कर सकते हैं। हर्षवर्धन, अपार्ट फ्रॉम दैट, रिटायरमेंट के जो करीब हैं लोग, उनके लिए भी एसटीपी कारगर रहती है या कोई और ऐसी ये स्ट्रैटेजी जो बाकी समय में निवेशक अपना पाए? स्वाति, देखिए, अगर रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए एक इंसान है जिन्होंने 10-20 या 20 साल से कुछ जमा कर रहे हैं और एसआईपी या एसटीपी के जरिए उन्होंने अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बना के अब रिटायरमेंट पे पहुंचे हैं। अब रिटायरमेंट पे हम ये बात बोलते हैं कि आप इक्विटी मार्केट से आप चाहें तो उससे पैसे निकाल के आप डेट में स्विच कर लें, कोई फिक्स डिपॉजिट कर लें या जो भी एन्युटी प्लान लें जहां पे आपको रेगुलर इनकम आने लगे। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका हम ये बोलते हैं कि अगर एक इन्वेस्टर के पास वो रिस्क एपेटाइट है तो वो एक और ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं जो अगर आप कैलकुलेशन करें तो शायद उनके लिए मुनाफे वाला भी रहेगा। आपने एक एवरेजिंग करते हुए 10-20 साल से आपने इक्विटी को एवरेज करते हुए आपने कॉर्पस बनाया है। अब आप रिटायर हो गए, ये जरूरी नहीं है कि आपको उसे स्विच करके डेट में पूरा का पूरा करना। आप थोड़ा अमाउंट इक्विटी में रहने दे सकते हैं और वहां से आप SWP कर सकते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। तो अभी तक जो हमने इन्वेस्ट किया था एसटीपी और एसआईपी दोनों एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, अब आप पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो आप अभी अब रिटायर हो गए, अब आप ये देखते हैं कि मुझे हर महीने एक फिक्स अमाउंट की जरूरत है, तो आप बाकी के पैसे पूरे कॉर्पस इक्विटी में रहने दें और वहां से SWP करते रहें जितनी आपकी महीने की रिक्वायरमेंट है। बाकी के पैसे आपकी इक्विटी में ग्रो होते रहेंगे और क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने 10-20 साल में एवरेज किया है वो ऐसे कम रहने वाला है, तो आपको जो वोलेटिलिटी का रिस्क है वो इतना आपके कैपिटल पे नहीं है और आप इक्विटी का फायदा लॉन्ग टर्म में रिटायरमेंट के बाद भी ले सकेंगे। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो रिटायरमेंट के बाद भी चलते रहेगा। आप अगर सारे पैसे एक इन्फ्लेशन बीटिंग प्रोडक्ट में नहीं लगाते हैं तो आपकी जो पोस्ट रिटायरमेंट कॉर्पस है वो भी टूटते रहेगा धीरे धीरे। तो आपको हो सकता है रिटायरमेंट के 10 साल बाद कॉर्पस को लेके ना आपको दिक्कत आने लगे। तो रिटायरमेंट के टाइम पे थोड़ा अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कोई कंसल्ट करके एक अच्छा सा एक ऑप्शन लेते हैं तो आप इन्फ्लेशन को रिटायरमेंट के बाद ही बीट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप वो स्टैंडर्ड जो तरीके हैं कि फिक्स डिपॉजिट लगा दो, तो फिर आपके पैसे थोड़ा वो परचेसिंग पावर जो है इन्फ्लेशन को जब बीट नहीं करते हैं तो पैसे की वो परचेसिंग पावर खत्म होती रहती है और इसका असर आपको तुरंत नहीं आएगा रिटायरमेंट के बाद, इसका आपको रिटायरमेंट के 5 या 10 साल बाद आएगा और तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप उसमें टॉपअप कर सकें। तो रिटायरमेंट में थोड़ा केयरफुल रहे, थोड़ा रिस्क लेने की हिम्मत रखें। कैलकुलेटेड रिस्क है, तो ऐसा नहीं कि हम पैसों के साथ रिस्क ले रहे हैं, इट्स जस्ट दैट हम उसे मॉडरेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो इतना हमने एडवांटेज लिया है उसका अचानक रिटायरमेंट में जाकर हम उसका उसको गिव अप नहीं कर दें। तो जस्ट थोड़ा ध्यान ज्यादा दें। ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि रिटायरमेंट का कॉर्पस है, जिंदगी भर की कमाई है, तो हम बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन एक स्ट्रैटेजी बनाए तो आप उसे इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। ओके, तो एसटीपी कैसे करें, क्या है फायदा, मौजूदा समय में एसटीपी आपको क्यों करनी चाहिए, इसकी तमाम बारीकियां हमने समझी। थैंक यू सो मच हर्षवर्धन और साथ ही विकास, आपका भी हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।